अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप लोगों के साथ मैंने वीडियो पे लाइव आना था। आपको पता है कि यूट्यूब का थोड़ा बहुत इशू हो गया, उसका हमें अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह हो सकता है। अच्छा, उसके बाद ये है कि अभी दूसरे सेक्शन के लोग लोग थे, वो भी मतलब कांटेक्ट में थे, पर उसके दौरान जो है हम वीडियो रिकॉर्ड ही कर रहे थे कि उससे इसी दौरान लाइट हमारे पास चली गई है। अब हम आते हैं आपके जो इस्लामियात का जो पेपर है, इस्लामियात की जो क्वेश्चन की जो रिवीजन है उसकी तरफ बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, ताकि आप लोग इसको सुन सकें और उनमें से आप कुछ अपना आइडिया ले सकें। बेसिकली आप लोगों से सारी बातें हमने क्लास में डिस्कस की हुई है। एक एक लेक्चर पे ठीक ठाक हम डिबेट करते हैं, आप लोगों को इस बात का पता है। और ये जो है एक एक्स्ट्रा एफर्ट है, ये उन लोगों की है तकरीबन जिन लोगों ने कब क्लासेस वगैरह अपने मिस किए हैं। तो अब शुरू करते हैं आपके इस्लामियात वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है। अब पहले जो हमारे पास सवाल है वो है रिलीजन, कि भाई जो रिलीजन है, हमने इसके ऊपर जब बहस किया था कि वाई डू वी नीड रिलीजन, हमें मज़हब की ज़रूरत क्यों है, हमें दीन की ज़रूरत क्यों है। तो उसमें आप लोग इस बात को देखिए कि हमने उसके ऊपर सोशली, पॉलिटिकली, मतलब इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हमने बहस किया था कि हमें मज़हब की ज़रूरत क्यों है। हमने उसे इंटेलेक्चुअली जस्टिफाई करने की कोशिश की थी कि भाई मज़हब से पहले इंसान और मज़हब के बाद इंसान, उन दोनों कैटेगरीज़ में फ़र्क क्या है। इन चीज़ों को आप थोड़ा बहुत जनरली अपनी स्लाइड से देख लीजिएगा। अब उसके बाद जैसे ही हम इस्लाम की तरफ आते हैं, तो इस्लाम की जो मतलब ओवरऑल जो कंडक्ट है, इस्लाम के जो ओवरऑल सिस्टम है, वो सिस्टम हम अपनी ज़िंदगी में कैसे मतलब अप्लाई कर रहे हैं, इसका ताल्लुक अगेन उसी के साथ है जो आपका जो इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन है। अब उसमें जो प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, जो उनकी की पूरी लाइफ है, उस लाइफ से हमें क्या सीखने को मिलता है। उनकी लाइफ जो है उनमें वो हमने जो मुख्तलिफ उनके रोल्स डिस्कस किए थे, उसमें प्रॉफेट एज अ डिप्लोमेट, प्रॉफेट एज एन एजुकेशनिस्ट, प्रॉफेट एज अ हेड ऑफ स्टेट, प्रॉफेट एज अ मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट, ये 3 से 4 चीज़ें जो थी हमने डिस्कस की थी। और इसमें से हमने ये समझना है कि मतलब इस्लाम जो है उसका हमारी ज़िंदगी में मतलब किस तरह का रोल बनता है। अच्छा, और ये देखना है हमने इसमें कि भाई इस्लाम जो है, इस्लाम में और जो दुनिया के दूसरे जो मेजर रिलीजन्स हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी हो गई और उसके साथ साथ हिंदुइज़्म हो गया, या जुडाइज़्म, या जो भी जितने भी रिलीजन्स हैं, ये बात हमने देखनी है कि भाई इन सभी मज़हब जो हैं वो इस्लाम से मुख्तलिफ कैसे हैं, उनमें और इस्लाम में बुनियादी तौर पे फ़र्क क्या है, और इस्लाम मतलब जिसको हम आज फॉलो कर रहे हैं उसके मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। अगर आपके पास सवाल 5 मार्क्स का है, तो कम कम से कम आपने 5 फीचर्स को मतलब डिस्कस करना है। अगर 6 आपके पास नंबर का सवाल है, तो आपने कम से कम 6 फीचर्स को आप लोगों ने डिस्कस करना है। तो इस्लाम इस्लाम जो है बाकी जो दुनिया के जो मज़ाहिब हैं उनसे मुख्तलिफ कैसे हैं, इन चीज़ों को आप लोगों ने देखना है। और उसके साथ साथ जब हम आते हैं नबी पाक की सीरा की तरफ, कि नबी पाक की जो मतलब ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग थी, प्रॉफिट एज अ हेड ऑफ स्टेट थे, जब वो रियासत मदीना को जब वो डील कर रहे थे, तो उसमें उनकी जो गवर्नेंस स्टाइल था वो किस तरह था, उन्होंने अरेबिया को कितने प्रोविंसेस में डिवाइड किया, और उन्होंने एज अ हेड कैसे इस रियासत को डील किया। अब जब रियासत की बात आ रही है, तो पैक्ट ऑफ मदीना, वो भी आपको याद होगा, हमने उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसको हमने डिस्कस किया कि वो पैक्ट ऑफ मदीना जो उसकी हिस्ट्री क्या है जनरली, कि वो मतलब वहाँ पे किस तरह की कंडीशन थी, कौन कौन से ट्राइब्स थे जो उनकी आपस में लड़ाई चल रही थी, उसके दौरान नबी का वहाँ पे आना, और नबी के आने के फ़ौरन बाद जो है रियासत मदीना का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, उसका वो कॉन्स्टिट्यूशन 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। आपको पता है उसमें सिविल, पॉलिटिकल, और उसके साथ साथ जो है एक सिविल था, दूसरा पॉलिटिकल, और उसके साथ साथ जो है रिलीजियस, हाँ 3 जो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। तो इन तीनों को आपने देखना है कि उन तीनों में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, और उनकी बेसिस पे प्रॉफिट जो है एज अ जो डिप्लोमेट कहते हैं, जैसे द ग्रेट डिप्लोमेटिक स्किल्स उनके पास किस तरह थे, वो आप लोगों ने पैक्ट ऑफ मदीना से इन चीज़ों को देखना है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक थी हिजरा, कि मक्के से मदीने की तरफ हिजरा क्यों की गई, और उसके पीछे असबाब क्या थे। और जब हिजरा उन्होंने नबी पाक ने अपने दोस्तों के साथ की, तो उसके बाद जो हिजरा होने के बाद इम्पैक्ट्स क्या थे उस हिजरा के, इन चीज़ों को भी आप लोगों ने फोकस में रखना है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, डिप्लोमेट के साथ साथ जो है गवर्नर एज अ हेड ऑफ स्टेट,
हेड ऑफ स्टेट में उनकी जो सेक्रेटरी थी वो क्या थी, उनके कितने प्रोविंसेस थे उनको आपने देखना है। अच्छा, उसके अलावा उनका जो रेवेन्यू सिस्टम था वो किस तरह था। अच्छा, उसके अलावा जो है उनकी जो कैबिनेट है उनमें कौन कौन से लोग जो थे वो नबी पाक को असिस्ट कर रहे थे। ये जो है प्रॉफिट एज अ हेड ऑफ स्टेट में आप लोगों ने इन चीज़ों को देखना है। उसके बाद जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे पास जो एक एरिया थी वो प्रॉफिट एज अ मिलिट्री स्ट्रेटजीज की, उसके पास जंग का हुनर था कि जंग वो मतलब किस तरह लड़ रहे थे और उस जंग का बुनियादी तौर पे मकसद क्या था। हमने जब उसको मिलिट्री स्ट्रेटजीज में हमने पढ़ा था तो उसमें हमारे पास तीन जो हैं जो एविडेंसेस हमें मिलते हैं हिस्ट्री से, वो हमारे पास तीन जंगें हैं। जंग बदर है, जंग उहुद है और जंग खंदक है। उन तीन चीज़ों से हमें अंडरस्टैंडिंग होती है कि उनके पास जंग का हुनर था। इस बात को अंडरस्टैंड करें कि जंग का बुनियादी मकसद जो है वो अपना एम अचीव करना है। प्रॉफिट की ये अंडरस्टैंडिंग थी। उनका जंग करने का मकसद इंसानियत को कत्ल करना नहीं था या उनको मारना नहीं था। वो अपने मकसद के लिए लड़ रहे थे। जब उनका मकसद कंप्लीट होता है तो उसके बाद वो जंग ख़त्म है। और जंग से जाने से पहले वो कहते हैं ना कि वो नबी पाक ने जंग के मैदान पर भी अखलाक को नहीं छोड़ा। तो उन्होंने मतलब जाने से पहले मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपने लोगों को कहा कि जब हम वहाँ जा रहे हैं तो आप लोगों ने उनके बच्चों को नहीं मारना, आप लोगों ने उनके औरतों को नहीं मारना, आपने उनके दरख्तों को कुछ नहीं करना, आपने उनके फसल को कुछ नहीं करना, आपने उनके बूढ़ों को नहीं मारना, जो बंदा सोया हुआ है उसको नहीं आपने मारना, जो बंदा सरेंडर कर रहा है उसको भी नहीं मारना। अब ये सारी जो बातें ये अखलाकियात में आ रही हैं कि वो जंग के मैदान पर भी अपना अखलाक मतलब जो है वो उनको पीछे नहीं रख रहे, उनको तरजीह दे रहे हैं। अच्छा, ये बात एक। दूसरी बात है कि भाई जंग की स्ट्रेटजी, जंग जब होती है तो उसके बाद वो उनकी एक नबी पाक के बारे में वो कहते हैं ना कि लक़द खलक़नल इंसान, नहीं वो एक दूसरी आयत थी सूरह अहज़ाब की कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि अहसन उस्वा कि वेरली प्रॉफिट इज़ द ग्रेटेस्ट मॉडल इन योर लाइफ। वो अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में वो परफेक्ट थे। उन्होंने कभी लाइफ में कोई मिस्टेक नहीं की थी, पर उसके बावजूद भी उनकी जो डेमोक्रेटिक एक किस्म की जो पर्सनालिटी थी वो लोगों के साथ कंसल्ट करते थे। ये डेमोक्रेसी जो है मतलब ये वार स्ट्रेटजी की एक बहुत बड़ी बात है कि अपने जो भी दोस्त थे उनसे पूछते थे कि भाई यहाँ पे क्या सिचुएशन करनी है, यहाँ पे क्या करना है, डिसीजन कैसे लेना है। इसका वो एक सूरत में प्रेसिडेंट बना रहते कि जो बाद में आने वाले लीडर्स हैं ताकि वो अपने लोगों से इस तरह कंसल्ट कर सकें। ये जो वार स्ट्रेटजी में पॉइंट नंबर 2 थी। अच्छा, उसके अलावा उसमें वार स्ट्रेटजी में ब्रेवरी की बात की गई। भाई जो जंग के मैदान पे नबी पाक ने कहा कि भागने से बेहतर है कि आप शहीद हो जाएं। और इसी तरह मतलब जो मुसलमानों में एक जज्बा था वो जहाँ भी जंग पे जा रहे थे तो वो ऑलमोस्ट वो जीत के आते थे। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट थी उसमें कि हमने जब तीन जंगों की हमने बात की थी कि जब बदर 624 में, ओद 625 में और उसके साथ साथ जो एक जो जंगे जो है खंदक, वो लास्ट में तीसरी वो हुई है। इन तीनों में से हमें एविडेंसेस किस तरह मिल रहे हैं। आप देखें कि जंग बदर जो है, जंग बदर में जब वो मतलब स्ट्रेटजिक जो पॉइंट्स हैं, जो वेल्स हैं या जो भी हैं, उनके ऊपर उन्होंने कब्ज़ा पहले ही किया हुआ था मुसलमानों ने। और उनकी जो मतलब वार स्ट्रेटजी के साथ साथ जो टाइमिंग थी कि वो टाइम से पहले वहाँ पे उन सारी चीज़ों को उन्होंने कवर कर लिया। और इसी तरह जब जंग हुई तो मुसलमानों को मतलब फतह मिली। इसकी डिटेल जो है वो आपकी स्लाइड्स में, मैं सिर्फ आपको जनरली रिवाइज करवा रहा हूँ। जंगे वो जो है उहुद है, उहुद में स्ट्रेटजिकल ब्लंडर मुसलमान किस तरह करते हैं और उसके साथ जो है नबी का जो डिसीजन है वो किस तरह प्रिवेल होता है कि वो जो मतलब माउंटेन रमात था, जबल रमात पे जब उनको मुसलमानों को वहाँ पे जब खड़ा किया गया कि भाई यहाँ से अगर नीचे हमारे जो मतलब हम अगर मतलब शहीद हो जाते हैं कि यहाँ पे हमारे जो जो मतलब परिंदे हैं वो हमारा अगर गोश्त भी ले जाएं तो आप लोगों ने नीचे नहीं उतरना। ये नबी पाक ने उन लोगों को इंस्ट्रक्ट करके वहाँ पे खड़ा किया। जब जंग शुरू हुई तो जब मतलब अपीयरेंटली लगा कि भाई लोगों को कि भाई मुसलमान जीत गए तो उन्होंने कहा कि अभी हमने नीचे उतरना है। तो वहाँ पे वो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की जो सुपरविजन थी, उन्होंने कहा कि भाई नीचे नहीं उतरना, नबी पाक ने मना किया है। तो बाकियों ने कहा कि जंग का जो मकसद था वो जब हमने अचीव कर लिया तो अब हम यहाँ पे क्यों रुके। तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि खालिद बिन वलीद जो थे वो 2 से 3 बार वहाँ से वो मतलब राउंड लगा के गए थे। वो स्ट्रेटजिकली खेलता था। जैसे ही मुसलमान नीचे उतरने की उन्होंने कोशिश की तो उन्होंने उस तरह से अटैक किया और काफ़ी मुसलमानों का नुकसान हुआ जंगे उहुद में। यहाँ पे ये साबित हुई बात कि उन्होंने जो स्ट्रेटजिकल जो बात आप लोगों को बताई थी, आपने उसको इग्नोर किया तो आप लोगों को एक सबक मिला। तो एग्जाम्पल नंबर 2,
एग्जाम्पल नंबर 3, खंदक का जो मामला है, मैंने बताया आपको कि स्ट्रेटजिकली मतलब एक तरफ से भी ट्राइब है, दूसरी तरफ से भी ट्राइब है, तीसरी तरफ से माउंटेन्स है, इन तीनों तरीक़ों से वहाँ से जो कुरैश थे वो अटैक नहीं कर सकते थे। एक ही साइड बची थी जहाँ से वो अटैक कर सकते थे, वो साउथ वाली साइड थी। और साउथ वाली साइड में जो मतलब अपनी जो कंसल्टेशन वाली बात है कि उसमें मतलब उनके सहाबियों ने उन्होंने खुद डिसाइड किया कि हम यहाँ पे एक ट्रेंच खोदते हैं। तो उसके बाद ये हुआ कि वो जो ट्रेंच थी उसको उन्होंने, जो कुरैश थे वो उसको क्रॉस नहीं कर सके। इस तरह क्या है कि अब ये जो रियासत मदीना का जो डिफेंस था वो वहाँ पे बरकरार रह गया। तो ये यहाँ से आपको एविडेंसेस मिलते हैं। ये सारी बातें जो हैं आपके इसमें हमने स्लाइड जो हैं उनमें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं सारी बातें। एक और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक थी ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, उस हुदैबिया ट्रीटी में उसका बैकग्राउंड क्या था और उसमें मुसलमान जो हैं वो मतलब कैसे मतलब वहाँ पे कुरैशों के साथ वहाँ पे क्लैश उनका हो रहा है, 628 में हुई है। अब उसमें मतलब जो ट्रीटी हो रही है, ट्रीटी में कौन कौन से लोग हैं मुसलमानों की तरफ से और उस तरफ से कौन से लोग हैं, उसके ट्रीटी के जो टर्म्स थे वो क्या थे, और उसके फ़ौरन बाद क्या होता है कि मुसलमानों को वहाँ पे ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद जो उनको विक्ट्री मिल रही है। ट्रीटी के जो 4 टर्म्स थे, वो जो जंग बंदी कर रहे हैं इस साल आप वापस जाएँ, वो भी आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं। अगेन वो चीज़ आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, ये बातें हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि उस ट्रीटी पे अब हुदैबिया के बाद कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का है, हमने उसके ऊपर इतना डिबेट वगैरह इतना ज़्यादा नहीं किया था। तो उसके जो रिजल्ट्स हैं ट्रीटी ऑफ हुदैबिया की, कि उसमें कितने लोगों ने, कितने रूलर्स ने, कितने लोगों ने उनको इस्लाम को एक्सेप्ट किया, ये सारी बातें जो हैं ट्रीटी ऑफ हुदैबिया से रिलेटेड है। तो ये जनरल एक समरी आपके पूरे इनकी टॉपिक्स की। इन सारी टॉपिक्स पे आप फोकस करें, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। और याद रखें कि 6 नंबरों का अगर सवाल है तो कम से कम आपने 6 पॉइंट्स को एटलीस्ट डिस्कस करना है। ये आपने अपने जहन में रखना है। MCQs जो आपके पास आएंगे 10 MCQs हैं, उनको आपने मतलब जो 20 MCQs है 10 नंबर के, उनको आपने जनरली मतलब मैक्सिमम जो आपने टाइम देना है वो सिर्फ और सिर्फ आपने कितना टाइम देना है, 10 मिनट देने। 10 मिनट के बाद आप लोग अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की तरफ चले जाएं, क्योंकि अगर आपने MCQs की तैयारी की हुई है तो आप लोग 10 मिनट क्या 5 मिनट में भी आप कर सकते हैं। जिस बंदे को MCQ नहीं आ रहा, आप पूरा दिन सोचें, आपको नहीं आएगा, बात खत्म होगी। इससे ये है कि आप लोग अपनी डिस्क्रिप्टिव एरिया की तरफ चले जाएं। टाइम मैनेजमेंट का सबसे ज़्यादा आप लोगों ने ख्याल करना है। टाइम अगर आपका कंप्रोमाइज़ हो गया तो आपका पेपर अफेक्ट हो जाएगा। ये ना हो कि आपको एक सवाल आ रहा है, आप एक सवाल अटेम्प्ट करने में आप बैठ गए और बाकी सवाल आपके दूसरे रह जाएं। इस तरह आपने नहीं करना है। आप लोगों ने फुली फोकस्ड रहना है कि कौन सी बातें मतलब कौन कौन से सवाल हैं, और टाइम डिवीजन के साथ आप लोगों ने उनको अटेम्प्ट करना है। इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट।